रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और उनको प्रदर्शित किस प्रकार से किया जाता है, अर्थात रासायनिक समीकरण हम लोग जान गए थे। आज हम रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित करते हैं उनमें से एक विधि को जानेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें आसानी से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना चाहिए। जैसे कि हम लोग पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया करने वाले जो पदार्थ थे वो अभिकारक थे, उन्हें अभिकारक कहा जाता था। और अभिकारक ने क्रिया करके उत्पाद का निर्माण किया था। तो जितने नंबर ऑफ परमाणु यहां पर होंगे, परमाणुओं का नंबर जितना यहां पर होगा, परमाणुओं का नंबर यहां पर भी उतना ही होना चाहिए, दोनों का नंबर इक्वल होना चाहिए। एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जैसे कि लोहे का अगर रिएक्शन हम कराएं जल के साथ तो हमें मिलता है यहां पे Fe3O4 और H2 बाहर जाता है। हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, इसलिए वो उड़ जाएगी। अब यहां पे हम नंबर्स चेक करते हैं। अगर इन पदार्थों की बात करें तो ये पदार्थ अभिकारक कहलाएंगे, और ये जो पदार्थ हमारे, ये पदार्थ हमारे उत्पाद कहलाएंगे। तो अगर अभिकारक के परमाणुओं की संख्या की बात करते हैं तो यहां पे Fe का नंबर 1 है, हाइड्रोजन का नंबर यहां पर 2 है और ऑक्सीजन का नंबर हमारा यहाँ पे 1 है। अगर उत्पाद की बात करें तो यहाँ पे आयरन की संख्या 3 दिख रही है, ऑक्सीजन की संख्या हमको 4 दिख रही है और हाइड्रोजन की संख्या हमको 2 दिख रही है। एक आयरन यहाँ पे, 3 आयरन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 1 है। बैलेंस करने का रूल ये होता है कि सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करें, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करें, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नॉन मेटल में ही आते हैं, लेकिन इनका नंबर कंपाउंड में बहुत ज्यादा होता है, लगभग प्रत्येक कंपाउंड में कहीं ना कहीं ये हमको मिलते रहते हैं। इसलिए इनको बैलेंस करने के लिए हम अलग से काउंट बनाएंगे। यानी कि हमें बैलेंस किसको पहले करना है, सबसे पहले हमें मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और उसके लास्ट में हाइड्रोजन को। ये 4 पॉइंट के रूप में हमें बैलेंसिंग बना के रखनी है। सबसे पहले हम मेटल बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर लास्ट में हाइड्रोजन को। तो चलो हम देखते हैं, और इसको स्टेप वाइज करना होता है क्योंकि स्टेप मार्किंग के नंबर भी यहाँ पे मिलते हैं। 2 नंबर का बैलेंस करने के लिए आता है ये। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में Fe हमारा मेटल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन उसके बाद बैलेंस करना है। तो Fe का नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो अगले वाले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे, Fe के नंबर को एक तरफ में हम लोग बैलेंस कर लेंगे। Fe कितना होगा यहाँ पे 3। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जैसे कि यहाँ पर जितने भी आपको फार्मूले दिख रहे हैं, इनमें हमें संकेतों के फार्मूले के पहले नंबर को लगाना होगा। अगर नंबर बढ़ाना है तो हम पहले लगाएंगे। हम यहाँ पे नंबर नहीं बढ़ा सकते, जैसे कि Fe3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे Fe नीचे 3 नहीं लगा सकते। हमें जो भी नंबर लगाने होंगे हम उस तत्व के पहले लगाएंगे वहां। तो यहां से हमने Fe को कितना गुना किया, 3 गुना, क्योंकि इस साइड में नंबर कम था। फिर पूरा इक्वेशन उसी प्रकार से लिख देंगे, H2O Fe3O4 और प्लस में H2। Fe का नंबर हमारा इक्वल हो गया। ऑक्सीजन के नंबर को लेकर प्रॉब्लम है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर केवल 1 है। तो सेकंड वाली लाइन में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। 3 Fe अपना पहले से रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में हम H2O में, यहाँ पे O के नीचे 4 नहीं लगाना, हमें नंबर को H के आगे लिखना होगा। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 4H2O, बाकी आपका समीकरण वैसे रहेगा, Fe3O4 और प्लस में H2। अगर हम बात करें कि अब नंबर काउंट करें, 3 Fe यहाँ पे, 3 Fe यहाँ पे है, 4 एटम जल के यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन 8 है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। अब हम इसको इक्वल करने के लिए बस एक काम करें, यहाँ पे अगर 4 नंबर लगा देते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या भी उसी के बराबर हो जाएगी जितना कि यहाँ पर है 8। तो तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम 3Fe प्लस में 4H2O इज इक्वल टू, यहाँ पे वही रहेगा आपका Fe3O4
प्लस में यहाँ पे 4 नंबर लगा लेंगे ताकि हाइड्रोजन का नंबर 8 हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन था, इस इक्वेशन में Fe का नंबर मैच नहीं कर रहा था और ना ही ऑक्सीजन का नंबर मैच कर रहा था दोनों साइड में। अभिकारक में जितने परमाणु होंगे उतना ही परमाणु उत्पाद में भी होने चाहिए, इनका नंबर इक्वल होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसिए जी ने दिया था, उस नियम के अनुसार द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो परमाणुओं की संख्या अगर इक्वल होगी तभी द्रव्यमान समान रूप से होंगे। इस वजह से हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो यहां पे हमने देखा कि ये समीकरण हमारा असंतुलित था, और हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये संतुलित हो गया। इस समीकरण को हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। आई होप दैट कि आपको इक्वेशन बैलेंस करने आया होगा। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आप इस फार्मूले को हमेशा दिमाग में रखें। पहले मेटल को इक्वल करते हैं, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। इस हिसाब से अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमारा समीकरण आसानी से बैलेंस हो जाएगा। धन्यवाद। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को देखेंगे। पहले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं को जो प्रकार दे रखे हैं हमें, हम जानते हैं कि वे प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन दिया है वो है संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जो होती है, वैसे तो इंग्लिश में इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो जुड़ने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। जब दो अलग अलग पदार्थ जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोजन बोलते हैं। जैसे कि एक पदार्थ हमारे पास ए है, दूसरा पदार्थ हमारे पास बी है, ये दोनों पदार्थ जुड़ करके एक नया पदार्थ बना लेंगे ए बी। ये जो अभिकारक होते हैं, जो हमारे पास अभिकारक हैं, अभिकारक एक से ज्यादा होंगे, अभिकारक एक से ज्यादा होंगे, और जो उत्पाद है हमारा यहाँ पे, उत्पाद एकल होगा। उत्पाद हमारा एकल होगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि दो अलग अलग पदार्थ जब जुड़ करके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करें तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। सिंपल भाषा में कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिल करके जल का निर्माण करते हैं, H2O बनाते हैं। अब जरा हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, दो अलग अलग है, और जो प्रोडक्ट बना है वो एक ही बना है जल के रूप में। तो अलग अलग अभिकारक और उत्पाद एक ही बना है हमारे पास। तो हम ये बोलेंगे कि एक से ज्यादा अभिक्रियाएं एक से ज्यादा जब आपके अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग संयोजन अभिक्रिया करते हैं। बैलेंस करने के लिए इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 2 लगाते हैं, बैलेंस हो जाएगा। और भी अभिक्रिया देखते हैं, जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब दहन क्रिया कराई गई तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, ये भी संयोजन अभिक्रिया हुई है। अगर हम बात करें जैसे कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला तो वो बुझ करके बुझा हुआ चूना बना जाता है, COH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो ऐसे सभी रिएक्शन जिसमें कि एक से अधिक अभिकारक होंगे और वो जुड़ करके एकल उत्पाद बनाएंगे, उन्हें हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम बात करें वियोजन अभिक्रिया, ये फर्स्ट टाइप था आपका संयोजन अभिक्रिया, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो जो वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया इस संयोजन अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट होती है।
इसमें जो आपका अभिकारक होगा वो एक ही रहेगा और जो उत्पाद बनेंगे वो टूट करके अलग अलग होंगे। यानी कि जब एकल अभिकारक टूट करके अलग अलग पदार्थ का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने हीट दिया तो वह कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो जब हमारे पास अभिकारक एक था और हीट की वजह से दो नए प्रोडक्ट हमें बनने में मिल गए तो हम इस प्रकार के रिएक्शन को वियोजन अभिक्रियाएं बोलते हैं। अब ये वियोजन अभिक्रियाएं एक से अधिक प्रकार के ऊष्माओं से भी हो सकती हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे हीट दिया था तो हीट की वजह से ये अलग अलग हो गए। अगर हम जल को इलेक्ट्रिसिटी दे दें, विद्युत प्रवाहित कर दें जल में, तो ये हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएंगे। यहां पर भी आपका अभिकारक एक ही है और उत्पाद हमारे अलग अलग है। एक से ज्यादा उत्पाद है, यहाँ पे अभिकारक एक ही है, तो यहां पर भी वियोजन अभिक्रिया हो रही है। एक और की हम बात करते हैं, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं, AgBr। अगर हम इसको सनलाइट देते हैं, सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश देने पर ये सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट करके अलग अलग हो जाते हैं, ब्रोमीन गैस में। तो जब हमने AgBr को सूर्य का प्रकाश दिया तो सिल्वर और ब्रोमीन में हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिले। तो वियोजन अभिक्रिया यहां पर भी हो रही है। तीनों में खास बात क्या है कि यहां पर भी एकल अभिकारक है, यहां पर भी एकल अभिकारक है और यहां पर भी एकल अभिकारक है। प्रोडक्ट यहां पर भी दो बन रहे हैं, यहां पर भी दो बन रहे हैं, यहां पर भी दो बन रहे हैं। लेकिन ये मेथड देखिए, तीनों रिएक्शन की अगर हम बात करें तो तीनों रिएक्शन में मेथड क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपको हीट देने से काम हुआ, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, यहाँ पे आपने सनलाइट प्रोवाइड की। तीनों जगह पे अलग अलग प्रकार से हमने ऊर्जाएं यहाँ पे दी हैं। तो इस प्रकार की जो वियोजन अभिक्रिया होती है, इस वियोजन अभिक्रिया का स्पेशल नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है उष्मीय वियोजन। ये आपका उष्मीय वियोजन है, उष्मीय वियोजन। अगर हमने विद्युत देकर के वियोजन अभिक्रियाएं कराई तो इस वियोजन अभिक्रिया को हम लोग विद्युतीय वियोजन बोलते हैं, विद्युतीय वियोजन। अगर हम बात कर ले यहाँ पे सूर्य का प्रकाश देने से अगर वियोजन अभिक्रिया हो रही है तो इसको हम लोग प्रकाशीय वियोजन का नाम देते हैं। यानी कि वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की हो गई, उष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और तीसरे नंबर पे प्रकाशीय वियोजन। जब अलग अलग अभिकारक जोड़ करके एक पदार्थ बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? संयोजन अभिक्रिया। और जब एक ही अभिकारक टूट करके उष्मा की वजह से, ऊर्जा की वजह से अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, मतलब वियोजन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के रिएक्शन है हमारे, संयोजन और वियोजन। आने वाले अगले वीडियो में हम आप लोगों को दो और रिएक्शन समझाएंगे, तब तक के लिए आप लोग इसे नोट करते रहिए।